हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना फैमिली लर्न विद स्माइल पर। आज हम लोग सीखेंगे सीईटी क्या होता है, एनआरए क्या होता है, सीईटी के अंदर किन किन बातों को जगह दी गई है और सीईटी का हमारे जो है ये जो एक स्टूडेंट्स के लाइफ में उससे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आएंगी, उसके क्या क्या फायदे होंगे और इस पर हम लोग क्या सुझाव दे सकते हैं, इनके बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले सीईटी का फुल फॉर्म होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका ये बस एक एग्जाम है। सीईटी क्या है? ये बस एक एग्जाम है और वो भी कैसा एग्जाम है? तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसको आप लोग बोलते हैं पीटी। ठीक है। एनआरए क्या करेगी? तो एनआरए का फुल फॉर्म होता है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी कि आपका हो गया राष्ट्रीय भर्ती संगठन या संस्था। इसका काम क्या है कि ये जो है सीईटी का एग्जाम करवाएगी देश स्तर पर। एनआरए क्या है? इसका काम है सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाना। ठीक है। अभी तक क्या था कि पूरे देश स्तर पर 20 संस्था थे, 20 रिक्रूटमेंट एजेंसी थे जो कि देश स्तर पर डिफरेंट एग्जाम को कंडक्ट करवाती थी। लेकिन अभी 20 यहां देखिए लिखे ना 20 रिक्रूटमेंट विल बी रिमूव्ड। इनको हटा करके, इसको हटा करके 20 रिक्रूटमेंट को हटा करके अब इनके जगह एनआरए सिर्फ एक लाया गया, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, यानी राष्ट्रीय भर्ती संस्था या संगठन। इसका काम होगा कि पूरे देश स्तर पर अब एग्जाम कंडक्ट करवाना। अभी इनके अंदर सिर्फ बैंक, एसएससी, रेलवे का पीटी कंडक्ट करवाने की बात कही गई है और आने वाले समय में अभी सारे एग्जाम को इसके दायरे में कर दिया जाएगा और एनआरए का काम है सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कंडक्ट करवाना। ठीक है, याद रहे। और सीईटी का क्या नाम है? सीईटी मतलब होता है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक एग्जाम का नाम है। यहां लिखे हैं कैबिनेट डिसीजन टू ब्रिंग एनआरए टू कंडक्ट सीईटी फॉर प्रीलिमिनरी एग्जाम। कैबिनेट ने डिसीजन किया कि क्यों नहीं एनआरए को लाया जाए जो कि सीईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी, जो कि सिर्फ और सिर्फ पीटी होगा, यानी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, यानी प्रीलिमिनरी टेस्ट होगा। ठीक है, कैबिनेट ने ये डिसीजन लिया। अब चलिए पहले बात करते हैं सीईटी। ये सीईटी क्या है? तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। इनके अंदर किन किन बातों को रखी गई? तो अभी तक क्या होता था, हम जो है बैंक का अलग फॉर्म डालते थे, बैंक में जाना चाह रहे हैं, एसएससी का अलग फॉर्म डालते थे, एसएससी में जाना चाह रहे तो, अगर रेलवे में जाना चाह रहे तो रेलवे का अलग फॉर्म डालते थे, उनके लिए अलग अलग फी भरते थे, अलग अलग लोकेशन पर जाकर के एग्जाम देते थे। इससे हम लोग को बहुत असुविधा होती थी। ठीक है, होती थी, बहुत पैसे खर्च होते थे, बहुत समय जाती थी। तो इन सभी को हटा करके अब क्या है कि पीटी जो है, एसएससी, बैंक और रेलवे का पीटी को सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट कर, आप एक सीईटी का एग्जाम देंगे। अगर आप क्वालिफाई कर गए तो आप जो है बैंक का, आप जो है रेलवे का, आप जो है एसएससी का, तीनों का एग्जाम जो है आप पीटी क्वालिफाई कर गए। एक सीईटी का एग्जाम आप पास करेंगे तो इसका मतलब आप रेलवे के पीटी भी पास कर चुके हैं, आप एसएससी का भी पीटी पास कर चुके हैं, आप बैंक का भी पीटी पास कर चुके हैं। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट लिखा है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये क्या है? अभी सिर्फ बैंक, एसएससी, रेलवे, प्रीलिमिनरी। अब जो है सीईटी क्या है? तो ये बैंक का, एसएससी का और रेलवे का पीटी होगा, प्रीलिमिनरी एग्जाम। अगर आप सीईटी पास करते हैं तो आपको जो है बैंक के डायरेक्ट आप मेन के पेपर में अपीयर होंगे, एसएससी के डायरेक्ट आप मेन के पेपर में अपीयर होंगे, अब आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी रेलवे के डायरेक्ट आप मेन के पेपर में अपीयर होंगे। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, तो ये किस किस लेवल पे इसका एग्जाम होगा? तो सीईटी एग्जाम जो है ये 3 तरह का एग्जाम लेगी सीईटी। एक 10th लेवल पर लेगी, ठीक है, एक 12th लेवल के लिए अलग सीईटी का एग्जाम होगा, एक ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग सीईटी का एग्जाम होगा। तो 10th लेवल का जो सीईटी पास करके जाएंगे वो, यानी कि 10th लेवल पे एसएससी का कौन सा फॉर्म निकलता है? एमटीएस, यानी वो एमटीएस का प्री पास है। अब जब एमटीएस का फॉर्म आएगा मेन का, तो वो सिर्फ एमटीएस का मेन का फॉर्म भर सकता है, ना कि 10th लेवल पर पास करने वाला जाकर के एसएससी के अंतर्गत आने वाले एलडीसी और डीईओ का फॉर्म डाल सकता है। समझ में आया? अब समझ में आया आप लोगों को? 12th लेवल पर जो एग्जाम होता है, आपको पता है एसएससी के अंदर कौन सा एग्जाम होता है 12th लेवल पर? एलडीसी, लोअर डिविजनल क्लर्क होता है कि नहीं, और आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर।
तो ये 12th लेवल पर आरआरबी रेलवे के अंदर 10th लेवल पर ग्रुप डी का एग्जाम होता है, आपको पता है। और इसमें रेलवे में 10th लेवल पे ये ग्रुप डी का एग्जाम होता है। और यहाँ 12th लेवल पर रेलवे में कौन सा एग्जाम होता है, तो आप लोको पायलट का एग्जाम होता है कि नहीं। इसके बाद जो है आपका टेक्नीशियन का एग्जाम होता है, और भी आपका बहुत तरह के रेलवे के एग्जाम होते हैं जो होते हैं। अगर आप 12th लेवल का वो चीज पास करके जाते हैं सीईटी, तो आप जो है एसएससी के अंतर्गत एलडीसी और डीईओ के लिए क्वालिफाइड है, और आरआरबी के अंदर जो 12th लेवल पर पोस्ट है उसके लिए क्वालिफाइड है। बैंक में आप बैंक के अंदर बैंक पीओ आता है ना। तो अगर आप ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी पास करते हैं तो आप जो है बैंक, एसएससी और रेलवे के अंतर्गत जो ग्रेजुएशन लेवल पर, जैसे इसमें आता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल आता है, रेलवे के अंदर जो भी ग्रेजुएशन एंड आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम, और बैंक के अंदर आपका आता है बैंक पीओ। तो ये सब सारे फॉर्म को आप डाल सकते हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, क्या कोई ग्रेजुएशन का सीईटी भर दिया तो क्या वो 10th और 12th का भी उसको भरना जरूरी है कि जाकर के डायरेक्ट उसमें अपीयर हो सकते हैं? हाँ, भरना जरूरी है। क्या आप क्या अभी से पहले जब आप एमटीएस का फॉर्म भरते थे तो क्या उसमें प्री में भरे डायरेक्ट जाकर के आप मेन में अपीयर हो जाते थे? नहीं ना। तो अगर आप ग्रेजुएशन का, यहां देखिएगा, अगर आप ग्रेजुएशन का सीईटी पास करते हैं तो आप 10th और 12th लेवल यानी एमटीएस का मैन और इसमें एलडीसी जो भी पोस्ट और भी पोस्ट है, इसके लिए डायरेक्ट अपीयर नहीं हो सकते हैं। अगर आपको इस पोस्ट के लिए अपीयर होना है तो आपको सब का सीईटी पास करना होगा। समझ में आया? मतलब कि क्या है कि आपको बस इतना ही जानना है कि सीईटी में किन बातों को जगह दी गई है। आपको जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरेंगे मैन का, तो उस पोस्ट का आपको सीईटी का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। अगर आप 10th पास करेंगे, 10th वाला का, तो 10th के अंतर्गत जो फॉर्म आएगा वो भर सकते हैं। 12th वाला के लिए 12th वाला का फॉर्म डाल सकते हैं, ग्रेजुएशन वाला का ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है ना, कि आपने ग्रेजुएशन का सीईटी पास कर लिया तो आप 10th और 12th लेवल का भी आप डाल पाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अब ये क्या है, तो पर ईयर 2 टाइम्स एग्जाम कंडक्ट, यानी हर साल 2 बार जो है सीईटी का एग्जाम होगा, और हर 6-6 महीने पर होगा। तो अभी तक आपने जो भी एग्जाम दी होंगी उसमें क्या है कि उसमें 2 तरह का लैंग्वेज, इंग्लिश और हिंदी आता था, लेकिन अब संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा का जिक्र है। तो उन 22 भाषा में से आप देख लेंगे कौन कौन भाषा है। उन्हीं 22 भाषा में से 12 लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेंगे। आप उन 12 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं अपना। अभी तक 2 लैंग्वेज में दिया जाता था, 12, इसको बहुत जल्द 22 लैंग्वेज में कर दिया जाएगा, ताकि आप अपने क्षेत्रीय भाषा में भी अपना एग्जाम दे सके। ठीक है, अगला पॉइंट पर बढ़ते हैं। वैलिड स्कोर फॉर 3 इयर्स। इसका जो स्कोर होगा, इसका जो आपको स्कोर कार्ड मिलेगा सीईटी का एग्जाम पास करने के बाद, वो स्कोर 3 साल तक वैलिड है। ठीक है, इसमें अब देखिए, इसमें हर किसी को मार्क्स मिलने वाला है। 1 नंबर लाएगा ना, उसको भी मार्क्स मिलने वाला, सभी को मार्क्स मिलेगा। लेकिन क्या है कि इसका एग्जाम कैसे कंडक्ट करवाएगा? तो अब जैसे मान लीजिए बैंक वाला मैन का फॉर्म निकालते हैं, प्रीलिमिनरी तो आपने सीईटी के थ्रू पास कर लिया, अब बैंक वाले फॉर्म निकालेंगे, उधर से रेलवे वाले फॉर्म निकालेंगे, और उधर से एसएससी वाले फॉर्म निकालेंगे। मान लीजिए कि इसमें आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन आया। कितना? 200 मार्क्स का। जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऑब्जेक्टिव आएंगे। आपने 200 मार्क्स में 140 स्कोर किया। अब उधर से रेलवे वाले आए, रेलवे वाले बोले वहां 140, जिसका जो है आरआरबी मतलब सीईटी में 140 नंबर आया है, वो मेरा फॉर्म डाल सकते हैं। तो आपने कितना लाया है? आपने लाया है 150, तो आप जाकर के रेलवे का फॉर्म डाल देंगे। लेकिन बैंक वाले बोले कि जो है 160 मार्क्स लाए हैं वो मेरा फॉर्म डाल सकते हैं, सीईटी में 160 मार्क्स लाए हैं। तो अब आप कितना लाए हैं? 150, तो आप बैंक का फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। अब उधर से एसएससी आए, बोले जो 150 मार्क्स लाए हैं
सीईटी के एग्जाम में वो मेरा फॉर्म डाल सकते हैं मेन के लिए, तो आप जो है जाकर के एसएससी का फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये फंडा है, वो कोई कटअप नहीं निकालेगी सीईटी सबको मार्क्स देगी, और आपका कटअप जो निकालेगी, जो फॉर्म निकालेगा आपका मेन का वो निकालेगी। ठीक है, तो अभी तक ये बात क्लियर हो गया कि जैसे बैंक वाले अलग से, रेलवे वाले अलग से और एसएससी वाले अलग से, वो बोलेंगे जो जो इतने नंबर लाए हैं वो आकर के मेरा फॉर्म डाल सकते हैं। अब अगर आप 140 मार्क्स ही लाए हैं तो आप यहां पर बैंक और एसएससी का फॉर्म नहीं डाल सकते, आप सिर्फ रेलवे का डाल सकते हैं। तो आप अब आप क्या कर सकते हैं, तो आपके पास एक ऑप्शन है, अगले 6 महीना में जो एग्जाम होगा फिर आप उसमें सीईटी में अपीयर हो जाइए, उसमें आप जो आपका जो लेटेस्ट मार्क्स आएगा ना सीईटी में वो वैलिड है 3 साल। ये तब तक वैलिड है 140 मार्क्स जब तक कि आपने सीईटी का एग्जाम नहीं दिया। अब मान लीजिए 2021 में सीईटी का एग्जाम दिया, आप 140 नंबर लाए, तो 2020 में फिर जब आप सीईटी का एग्जाम देंगे उसमें 170 लाएंगे, तो अब वो आपका 21 वाला मार्क्स जो है आपका नया मार्क्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब ये जो है इसमें लिखा है नो लिमिट अटेम्प्ट्स, आप चाहे जितना बार भी अटेम्प्ट्स दे सकते हैं, सीईटी में कोई दायरा नहीं है, हर 6 महीना में एग्जाम जो होने वाला है कितनों बार, लेकिन एज लिमिट्स है कि उसके लिए एज लिमिट्स है, उस एज के अंदर तक ही आपको उसका एग्जाम देना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और इसको 2021 से इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है ये जो क्वेश्चन आएगा मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें 50 इंग्लिश, 50 मैथ, 50 जीके जीएस, 50 रीजनिंग, लेकिन अभी सिलेबस डिस्क्लोज नहीं किया गया है। क्वेश्चन का लेवल वही रहेगा, लेकिन आपका ये जो है 10th लेवल का अलग सीईटी का पेपर बनेगा, 12th लेवल का अलग बनेगा और ग्रेजुएशन लेवल का अलग अलग पेपर बनेगा। अगला बात क्या है, कमिंग टाइम अदर ऑर्गेनाइजेशन टू अडॉप्ट द सेम इवन प्राइवेट। अभी तक क्या है, ये सरकारी संस्था ही नहीं, अब प्राइवेट भी यही करने वाली है। प्राइवेट भी सीईटी के थ्रू ही आपको जो है आपको लेगा। अगर आपको सीईटी में अच्छा खासा मार्क्स है तो आप उसमें प्राइवेट सेक्टर में अपना मार्क्स दिखा करके आपको जॉब भी मिल सकता है। ठीक है, इसके बाद क्या है, सिलेबस को अभी नहीं डिस्क्लोज किया गया है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। और आपको पता है इसका जो है आप एलडीसी का जैसे प्रीलिम्स होता है ना, उसी टाइप्स का क्वेश्चन पूछेगा 200 मार्क्स में से। ये मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, इसके बाद क्या है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, तो इसके जरिए आप एक एप्लीकेशन एक बार फी डाल करके 3 तरह का एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, बैंक का भी, एसएससी का भी और रेलवे का भी। 1 एग्जाम दे करके इससे आपको अलग अलग, बैंक के लिए अलग सेंटर, रेलवे के लिए अलग सेंटर, एसएससी के लिए अलग सेंटर, 10 जगह नहीं जाना होगा। आप एक ही सेंटर पर जाकर के आप एक ही एग्जाम दे करके 3 तरह का एग्जाम का मेंस का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बट यू मस्ट बी एलिजिबल फॉर दैट फॉर्म। ओके, ठीक है। इसके बाद है सेंटर आपके जिले में ही होगा। सबसे अच्छा बात, सेंटर आपके जिले में ही होगा। ये जो है 1000 सेंटर बनाया जाएगा टोटल भारत में, जिसमें कि आपका सेंटर आपके जिले में ही होगा। ठीक है, दूर नहीं जाना होगा। इससे सबसे ज्यादा गर्ल्स को असुविधा होती थी कि मान लीजिए अब कोई है बिहार के, उसको दे दिया अहमदाबाद गुजरात, कोई है गुजरात के तो उसका सेंटर दे दिया असम। उतना दूर जाना पड़ता, कितना दिक्कत, कितना प्रॉब्लम्स होती थी, 2-3 दिन 4 दिन। लेकिन अब इस सीईटी के थ्रू जो है अब टोटल 1000 सेंटर बनाएंगे और हर सेंटर आपके जिला में ही होगा। ठीक है, चलिए अगला बात लिखा, इससे आपका मनी बचेगा, टाइम बचेगा। बचेगा कि नहीं, 3 तरह का फॉर्म डालते थे, 3 बार पैसा लगाना पड़ता। इससे प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में कम समय लगेगा। पहले 3-3, 4-4 साल जो लगती थी, अब जो है बहुत कम समय में, क्योंकि हर 6 महीना में तो आपका सीईटी का एग्जाम हो जाना है। होगा कि नहीं? और जो है इससे आपका लेकिन इसका क्या डिमेरिट्स है वो भी मैं बताता हूं। इससे आपका प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट में कम समय लगेगा। ठीक है, अब एग्जाम जो है इसका स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल, प्राइवेट सेक्टर के इसका एग्जाम कार्ड को आप स्टेट लेवल का जॉब में, सेंट्रल लेवल की जॉब में, प्राइवेट सेक्टर के जॉब में, हर जगह आप इसका एग्जाम कार्ड यानी सीईटी का जो आपको कार्ड मिलेगा, स्कोर कार्ड, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और इससे ये देखिए एसएससी का फॉर्म, रेलवे का फॉर्म, बैंक का फॉर्म, ये सब अब आपको नहीं डालना होगा। ठीक है, अब देखिए इससे सुझाव क्या मिलता है हम लोग को। सुझाव, अब आप बताइए क्या 6-6 महीना पर सिर्फ सीईटी का एग्जाम लेने से हो जाएगा?
होगा। अब मान लीजिए इससे क्या होगा, ये क्यों किया गया है, ताकि भीड़ ज्यादा ना हो मेंस के पेपर में। हाँ, तो इससे क्या होगा कि अभी मान लीजिए 6 महीना में आप सीईटी का एग्जाम दे रहे हैं, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब उससे क्या है कि सब पास कर करके आ रहे हैं, अब आप फॉर्म निकाल ही नहीं रहे, वैकेंसी निकाल ही नहीं रहे, तो सब पास किए बच्चे, मान लीजिए आप 5 साल बाद वैकेंसी निकाले तो सब बच्चे एक ही बार ना कूद पड़ेंगे, तो मेंस में भी तो वही भीड़ हो जाएगा, होगा कि नहीं, मेंस में फिर वही भीड़ हो जाएगा, तो फिर इतना करने का क्या फायदा। तो इसका एक बेहतर सुझाव यही होगा कि अगर आप फॉर्म निकालते, अगर आप सीईटी का एग्जाम हर 6 महीना में लेते हैं तो आप समय समय पर फॉर्म भी निकालें, ताकि उसमें जो क्वालिफाइड कैंडिडेट है वो उससे मेंस के जरिए पास करके रिक्रूट होकर के अपने पोस्ट पर पहुंच जाए, इससे भीड़ नहीं बढ़ेगी। अगर आप सीईटी का एग्जाम 6 महीना में ले लेंगे लेकिन वैकेंसी निकालेंगे ही नहीं तो इससे दिक्कत होगी। ये एक बहुत ही अच्छा सुझाव है, लेकिन ये तभी जनता के लिए या स्टूडेंट्स के लिए कारगर साबित होगा जब आप जो है सही समय पर वैकेंसी निकालेंगे, ताकि जो भी सीईटी क्वालिफाइड कैंडिडेट है उसको भर करके अपना बेहतर जिंदगी जी सके। ठीक है, तो यही था ओवरऑल आपका एनआरए। फिर से बता दूं, एनआरए बस कुछ नहीं है, एक संस्था है जिसका काम है पूरे देश स्तर पर एग्जाम करवाना। ये जो 20 संस्था है इसको हटा दिया गया है। ठीक है, ये 20 संस्था को हटा करके इसके जगह बस एनआरए लाया गया है। कैबिनेट ने ये डिसीजन किया है, इनको इंप्लीमेंट 2021 तक कर दिया जाएगा। और इसका सिलेबस ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सिलेबस बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसा कि आपका समझ सकते हैं एलडीसी का प्रीलिम्स में देते थे। ठीक है, यही था ओवरऑल इसमें। और एक बात और, ग्रेजुएशन का जो सीईटी पास करके आएंगे ना, वो आप 10th और 12th लेवल का सीईटी का फॉर्म नहीं डाल, इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते मेन के लिए। आपको जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, अगर आप एमटीएस के लिए भरना चाहते हैं मेंस का फॉर्म, तो आपको 10th लेवल का सीईटी का एग्जाम पास करना पड़ेगा। अगर आप 12th लेवल का फॉर्म डालना चाहते हैं एलडीसी का, तो आपको 12th लेवल का सीईटी का एग्जाम पास करके आना पड़ेगा। अगर आप सीजीएल का फॉर्म डालना चाहते हैं मेंस का, तो ग्रेजुएशन लेवल पर जो सीईटी का एग्जाम होगा, यानी टोटल 3 तरह का सीईटी का एग्जाम होगा, 10th लेवल पे, 12th लेवल पे और ग्रेजुएशन लेवल पे। ठीक है, और ये कोई कट ऑफ नहीं निकालेगी, वो सबको मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव मार्क्स जो आएगा ना उसको भी मार्क्स मिलेगा, सबको मार्क्स मिलेगा। लेकिन इसमें क्या है कि कट ऑफ जो आपका एग्जाम लेगी बैंक, एसएससी, रेलवे मेंस का फॉर्म के लिए, वो कट ऑफ निकालेगी। ठीक है, कि जो बंदा इस नंबर तक सीईटी में आया है वो आकर के मेरा फॉर्म डाल सकते हैं। इसको मैंने यहां पर एक ऑप्शन लेकर के आपको समझाया। तो यही था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में संपूर्ण विश्लेषण। आशा करता हूं कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं रही होगी। अगर आपको और भी कोई सुझाव देना चाहते हैं, अगर आपको कोई भी इसमें समझने में तकलीफ हुई या कोई भी पॉइंट्स अच्छा से समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए हमसे। ठीक है, और अगर आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाकर के देखिए, उसको भी मैंने बेहतर तरीके से समझाया, हर एक पॉइंट को नोट करके। ठीक है, अपना ख्याल रखिए। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, और प्लीज शेयर करना ना भूलें।